गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको आज नया टॉपिक जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट या सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल अकाउंट जो है विद एडजस्टमेंट वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने जो पढ़ा था विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा था, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इसमें सारी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका हमने 31 मार्च तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया है या वो पेंडिंग में है, तो इनकी एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे सैलरी पे कर दी, वो तो आ गई हमारी, लेकिन जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो अभी तक हमने दी नहीं है, वो क्या हो जाती है, आउटस्टैंडिंग के रूप में आती है, यानी कि 31 मार्च के बाद उसका पेमेंट हुआ है। तो जो भी ट्रांजेक्शन 31 मार्च के बाद हुई है वो सब हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज में आएंगी। जैसे आप देखो ना, हमारे यहाँ कोई स्टाफ, जब हम कहीं कंपनी में जॉब करते हैं तो हम सैलरी क्या देते हैं, जनवरी की सैलरी कब देते हैं, फरवरी की कब देंगे, मार्च, और मार्च की कब देंगे, अप्रैल। तो अप्रैल में तो नया फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा। इसका मतलब मार्च वाली सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी इनको समझते हैं एडजस्टमेंट है क्या। जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जब वो अपने अकाउंट को क्लोज कर रहा होता है तो कुछ ट्रांजेक्शन रह जाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एडजस्टमेंट। तो उनके लिए वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री में वो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो एक एंट्री डेबिट साइड में जाएगी, एक एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। इसीलिए इसे एडजस्टमेंट एंट्री भी कहा जाता है। कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा। तो कुछ एडजस्टमेंट जो एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री आती है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की दे रखी होगी। देखो मैंने पहली क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरी मैंने दे रखी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरी दे रखी है प्रीपेड एक्सपेंसेस, चौथी है एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम पांचवी, छठी है डेप्रिसिएशन, 7th नंबर पे है बैड डेब्ट्स, 8th नंबर पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, 9th नंबर पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, 10th नंबर पे मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वाले ये जो मैनेजर कमीशन है, ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है बिफोर चार्जिंग, एक निकाला जाता है आफ्टर चार्जिंग। फिर है इंटरेस्ट इन कैपिटल, एक नेक्स्ट नंबर पे आता है इंटरेस्ट इन कैपिटल। एक और एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखी है मैंने शायद, 21 नंबर पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, फिर 12वें नंबर पे आती है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, 13 नंबर पे गुड टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, 14 नंबर पे गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ फॉर वेलफेयर, 15 नंबर पे है एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस, 16 नंबर पे गुड्स गिवन एज चैरिटी, 17 नंबर पे है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 18 नंबर पे है कंटीजेंट लायबिलिटी, 19 नंबर पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 20 नंबर पे है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, और 21 नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हो सकता है इसके अलावा भी कोई एडजस्टमेंट हो जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाई के जब बीच में आएंगी तो मैं भी करा दूंगा। जैसे एक और भी, जैसे यहाँ देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स है, ऐसी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स है, ऐसी एक और होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो मैं अगर उसको लिखता हूँ तो ये 22वें नंबर की बन जाएगी। तो आप फिलहाल 21 ही समझो, लेकिन यहाँ और भी आएंगी तो मैं और भी पढ़ाते रहूंगा, साथ साथ क्वेश्चन कराते समय कई सारी एडजस्टमेंट एंट्रियां भी आएंगी, तो वो जो यहाँ पे नहीं लिखी है उनको भी करवा देंगे। फिलहाल एक एक 1 बाय 1 मैं समझाता रहता हूँ है क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझ लो, क्योंकि इन्हीं एंट्री की जरूरत पड़ेगी आपको जब क्वेश्चन करोगे, तब ये एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली एंट्री है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। अब क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। जो स्टॉक बिक नहीं पाया, जो स्टॉक ईयर एंड में बच गया, उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एक आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, क्या है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब है वो एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट हो चुका है। एडजस्टेड परचेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाती है हमारी एडजस्टेड परचेज। जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी होती है तो ध्यान रखना है उस केसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ना के सीधा बैलेंस शीट की एसेट्स में पहुंच जाता है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो पास की जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, एक तो ये बैलेंस शीट की एसेट्स में चले जाएगा और एक ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तब ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको दिखाएंगे। क्लियर है। बाकी मैं इसके ट्रीटमेंट बताऊंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज वगैरह सब बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, या विच एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट पेड, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया गया है,
ऐसे खर्चे क्या माने जाते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री बड़ी आसान है। आउटस्टैंडिंग जब एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एंट्री करते हैं आप एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ पे तो पेमेंट नहीं किया है तभी तो आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसके भी वही ट्रीटमेंट है, जितने भी कंसर्न एक्सपेंसेस है उनमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, कहाँ पे है, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब है इसका कोई भी ट्रीटमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, इसे सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जो ट्रीटमेंट है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसीलिए सीधा बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है पेड इन एडवांस। क्या है ये, पेड इन एडवांस। ऐसे खर्चे जिनको हमने एडवांस में पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। मैंने आउटस्टैंडिंग बोला तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो क्या एंट्री बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएंगे। क्लियर है। और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, तो सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको दिखाया जाएगा और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है हमारी एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं। इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। वो इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया परंतु अभी तक मिली नहीं है, इस इनकम को क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। तो एक्रूड इनकम को हम क्या करते हैं, जो इनकम साइड है प्रॉफिट एंड लॉस की, क्रेडिट साइड, उसमें इनकम को ऐड करेंगे क्योंकि मिली नहीं है, और इसको बैलेंस शीट की कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर एक्रूड इनकम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ एक ही जगह जाएगी, वो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और कहीं नहीं जाएगी। समझ में आया। जनरली क्या बात करेंगे एक्रूड इनकम की, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अब ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। वो इनकम जो हमने अर्न नहीं की परंतु वो एडवांस में मिल जाए, तो ये इनकम क्या बन जाएगी हमारी, अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है, अर्न नहीं की, परंतु वो एडवांस मिल जाए। जैसे तुम लोग मुझे 3 महीने की फीस एडवांस दे दो, तो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम बन जाएगी। तो अनअर्न्ड इनकम हमेशा लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी, लायबिलिटी होती है, तो इसलिए लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और जो कंसर्न इनकम है उस इनकम में से अनअर्न्ड इनकम को माइनस कर देंगे। और वो कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जो इनकम है, इनकम में से माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम अनअर्न्ड इनकम को दिखाएंगे। तो जनरल एंट्री करना बहुत आसान है। जनरल एंट्री क्या करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। क्या बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। अगर अनअर्न्ड इनकम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो सिर्फ सिंगल जगह जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आप बहुत पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और फिक्स एसेट की जैसे हम यूज करते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू पैसेज ऑफ टाइमिंग, एक्सीलेंसेज, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। वो डाउन वैल्यू ही हमारा क्या माना जाता है, डेप्रिसिएशन माना जाता है। और डेप्रिसिएशन का सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इसे प्रॉफिट लॉस, लॉस है हमारा, लॉस कहाँ था, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, एसेट्स में जो हमारी बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, जो भी जिस पे भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन आया। अगर डेप्रिसिएशन केवल इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया है तो सिर्फ सिंगल जगह जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस है हमारा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, बैड डेब्ट्स, जो अमाउंट डूब जाता है, रिकवर नहीं होता, फ्यूचर में मिलने की कोई संभावना नहीं होती, जो सामान हमने बेचा था, पैसा जिसका आना बाकी था, उसे कहते हैं हम डेब्ट्स, और वो पैसा डूब गया जिससे फ्यूचर में मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे डेब्ट्स क्या बन जाते हैं, बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, तो लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेप्टर्स में से पैसा लेना था। पैसा किसे लेना था हमने, डेप्टर से। अब डेप्टर पैसा नहीं दे रहे हैं तो डेप्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, एसेट साइड में से डेप्टर को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर खाली बैड डेब्ट दिए हुए इनसाइड द ट्रायल बैलेंस तो वो सिंगल जगह जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सेम ट्रीटमेंट इसका बैड डेब्ट्स वाला ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की बात करते हैं तो एक ही बात है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में आपको डेप्टर दिए होंगे तो डेप्टर में से सबसे पहले आप बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, जो बची भी अमाउंट होगी उस पर आप प्रोविजन निकालेंगे। तो जो उस पर आप प्रोविजन निकालोगे उसके बाद वो जो अमाउंट आएगी, प्रोविजन निकालने के बाद वो जो अमाउंट आएगी, जो नेट डेप्टर बचेंगे वो बैलेंस शीट में जाएंगे।
तो इसका मतलब जो प्रोविजन है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इसकी जनरल एंट्री बहुत आसान है, बैड डेब्ट्स की एंट्री बनती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स, और प्रोविजन की जो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू डेब्टर्स। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, सेम प्रोविजन वाला ही ट्रीटमेंट चलता है। तो सबसे पहले आपको बैड डेब्ट्स माइनस करने हैं, फिर प्रोविजन माइनस करने हैं, जो नेट डेब्टर बचते हैं उसमें फिर हम डिस्काउंट निकालेंगे। ये भी लॉस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में ही शो करेंगे। मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे जो मैनेजर को कमीशन मिल रहा है, ध्यान रखना है मैनेजर कमीशन करते समय, अब मैनेजर को कमीशन दिया जाता है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। क्वेश्चन में जब भी बिफोर चार्जिंग दिया होगा तो सीधा सीधा परसेंटेज निकालना, जैसे 10% दिया है तो 10/100 कर देना, जो भी नेट प्रॉफिट आया उसका 10% निकाल देना। अगर आफ्टर चार्जिंग कह रहा है तो उसका मतलब जो मैनेजर कमीशन है वो निकाला नहीं गया है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो अगर 10% दिया है तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट इंटू 10/110। अगर 15% कह रहा है तो 15/115, ठीक है, इंटू नेट प्रॉफिट। और 5% कह रहा है तो क्या करेंगे, अपॉन 105 इंटू नेट प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, ये क्योंकि ये पेबल होता है हमने दिया नहीं है तो इसकी एंट्री एज इट इज बिल्कुल आउटस्टैंडिंग की तरह ही करते हैं। जनरेटरी क्या पास होगी, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, ठीक है। मतलब 5% दिया है तो 5/105 करेंगे आफ्टर चार्जिंग में, 10% दिया है तो 10/110 करेंगे, 15 दिया है तो 15/115 मैनेजर कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग होगा, अगर बिफोर चार्जिंग है तो सीधा सीधा निकाल देंगे। होता क्या है, एक चीज और ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन निकालते समय एक चीज का ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट है तो ही मैनेजर को कमीशन मिलेगा, लॉस है तो कमीशन नहीं मिलेगा। एक तो कंपनी घाटे में जा रही है, ऊपर से उसको कैसे देते हैं, ठीक है। लॉस पे हमें नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा। हाँ, कुछ कह रहा है भास्कर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। अभी ये सारे ट्रीटमेंट कराऊंगा, इनके सारे एक एक चीज बताऊंगा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, डिटेल्स में होगी इन सारी क्लासेस को। अभी तो एक ब्रीफ क्लास दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि है क्या। कई बार एग्जाम में थ्योरी की क्लास भी आती है तो तुम्हें लिखना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, अच्छा एक बचा हुआ है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर उस पैसे को बिजनेस में न लगा के बैंक में जमा करता तो उसे इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्ट क्या करता है, जो बिजनेस है वो उसकी कैपिटल पे, प्रोप्राइटर की कैपिटल पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब बेसिकली देने वाले भी हमें, लेने वाले भी हमें, ठीक है। लेकिन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जनरल एंट्री पास की जाती है वो बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया इसका मतलब खर्चा है, हमने इसे खर्चा दिखा दिया। कैपिटल को क्रेडिट किया है इसका मतलब हमने अपनी लायबिलिटी को और इनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आता है और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस हो जाता है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट देखें, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। कई बार हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, फ्री सैंपल के रूप में अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई बार हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल के रूप में। इसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। जैसे न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। कई बार हम बोलते हैं यार ये सैंपल ले लो, आप देखो, यूज तो करो, अच्छा लगेगा तो आप फिर बिग ऑर्डर दे देना। तो कई बार हम दुकानों में सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फ्री सैंपल्स बांटते हैं। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो हम फिर बड़ा ऑर्डर दे देते हैं। तो ये हमारा एक एडवर्टीजमेंट का एक फंडा है, एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमने सामान खरीदा था वहीं से तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो परचेज में से इसको माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट किया है। एडवर्टीजमेंट किया हमारा खर्चा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर पर्सनल यूज। कई बार प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है, इसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और परचेज में से भी माइनस होगा, क्योंकि हमने क्या करा, जो सामान खरीदा था वही तो गुड्स विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। नेक्स्ट देखें, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ और स्टाफ वेलफेयर। कई बार हम अपने स्टाफ वेलफेयर के लिए भी हम गुड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टाफ का वेलफेयर करते हैं ना। स्टाफ वेलफेयर कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई, हमने अपने स्टाफ को पार्टी वगैरह करते रहते हैं, कुछ हमने उनकी बोनस, हाँ ये भी कह सकते हैं, कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लेते हैं मेरे यार है ना, मेरे दिवाली गिफ्ट भी दे देते हैं या फेस्टिवल गिफ्ट भी दे देते हैं, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी कॉटन मिल्स है तो वहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बनाता हूँ, तो अपने स्टाफ को, मैंने अपने स्टाफ को अपना ही सामान दे दिया, तो उनको वेलफेयर के लिए दे दिया, कई बार रिफ्रेशमेंट के लिए भी दे दिया। तो ये भी हमने क्या करा, परचेज में से माइनस करेंगे, और खर्चा है तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा।
एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस, कई बार हमारा नुकसान हो जाता है। देखो एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। लॉस भी दो तरह के देखने के लिए मिलेंगे, एक मिलेगा नॉर्मल लॉस, एक मिलेगा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को आप रोक नहीं सकते, वो चाहकर भी नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा, उसे रोक नहीं सकते। और एबनॉर्मल लॉस आपकी नेग्लिजेंसीज की वजह से, आपके नुकसान, गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से हो जाता है। समझ में आ रहा है दक्ष? तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है? कंट्रोल होता है, आपकी नेग्लिजेंसीज की वजह से ये लॉस हो जाता है। जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनकी नेग्लिजेंसीज की वजह से ये लॉस देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे अब एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, क्या है? सीमेंट बनाने वाली कंपनी। तो जो सीमेंट का जो बैग आता है वो 50 kg का आता है पूरा नेट, जब वो मशीन से लोड होता है। जब वो सील्ड करके एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है तो सीमेंट कुछ उड़ जाता है, झड़ जाता है, ठीक है। फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह से ट्रक पे लोड किया, ट्रक से फिर रेलवे स्टेशन पे, रेलवे पे उस पे गया, फिर रेलवे स्टेशन से फिर ट्रक पे लोड हुआ, ट्रक से फिर गोदाम में लोड हुआ, गोदाम से रेड़े पे लोड हुआ, रेड़े से आपके घर पे आया। तो इतने बार में अपलोड अनलोडिंग में क्या होता है, जितनी बार भी वो कट्टे को उठा के फेंकेंगे थोड़ा थोड़ा सीमेंट झड़ता जाएगा। मान के चलो जब तक आपके घर में पहुंचता है 1-1.5 किलो कम हो जाता है। तो आप सीमेंट का बैग के पैसे देते हैं, सीमेंट के केजी के पैसे नहीं देते। आप कहते हो ना, आप सीमेंट का बैग लेते हो, वो कहते हैं कितने का बैग है, आप उसने कहा 500 रुपए का, आपने कहा 10 कट्टे भिजवा दे, उन्होंने कहा कितने हुए 5000। लेकिन अगर आप हर कट्टे को तोलने लग जाओ तो किसी में 1 किलो कम मिलेगा, किसी में 1.25 किलो, किसी में 1.5 किलो। तो सीमेंट सब आपको कम मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मल लॉस को आप रोक नहीं सकते थे, इसलिए आप इसकी पेमेंट दुकानदार क्या करता है, कस्टमर से पूरा वसूल करता है। तो इसके प्राइसेस वही रखे जाते हैं, पर बैग के हिसाब से, केजी के हिसाब से नहीं आते। लेकिन अब मान लेते हैं ट्रक पलट गया, अब जो ट्रक ड्राइवर था वो पी के टूल हुआ, पी के टूल होने से क्या हुआ भाई साहब, वो मस्त हुआ और उसने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, ट्रक पलट गया, अब उसकी वजह से नुकसान हो गया, सीमेंट के कट्टे फट गए। या पानी में हमने क्या कहते हैं ध्यान नहीं दिया, बरसात के टाइम पे लीकेज रहा, पानी अगले दिन आया तो सारा सीमेंट जमा हुआ मिला। तो कई नेग्लिजेंसीज की वजह से अगर हमारे जो लॉस हो रहे हैं ये एबनॉर्मल लॉस हैं, तो इसके भी ट्रीटमेंट है। अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस के लिए मिल जाएगा, नहीं करा रखा है तो ये टोटली लॉस हो जाएगा। इसकी जनरल में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको जब ये कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में हम जब माल दान में दे देते हैं, अपने गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे दान वगैरह पुण्य करते रहते हैं, तो बिजनेस नहीं कहता कि भी दान करो, बिजनेस के लिए भी लॉस ही है। और गुड्स गिवन चैरिटी दे रहे हैं तो परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बैलेंस शीट की क्या करेंगे, सॉरी ये जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और ट्रेडिंग में परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एंट्री क्या बनाते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी। रावत जी बताएं, चैरिटी तो बताइए। आर्यन, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स नहीं होगी, चैरिटी डेबिट टू परचेज अकाउंट। इससे पता चलता है आर्यन रावत बहुत पढ़ाई कर रहा है, और 100 में से 99 नंबर माइनस कर दो, उसी के लिए मेहनत हो रही है इसकी। 99 माइनस 99, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे काजू कतली बहुत पसंद है, चलिए पढ़ा देते हैं। तो दीवाना है वो काजू कतली का, तू भी है दीवाना? नहीं है तो पढ़ाई पे ध्यान रखना फिर। चाहिए सोन पापड़ी का दीवाना। चलिए भाई, सोन पापड़ी, अच्छा सोन पापड़ी हर कोई पास ऑन करता रहता है, बहुत ही बेइज्जती करते हैं उसकी, है जबकि अच्छी मिठाई है वो, खा लिया करो भाई। रेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होते हैं, होते तो रिवेन्यू नेचर के हैं, पर इतनी हैवी अमाउंट में होते हैं जिनको एक साथ राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। ऐसे खर्चे हमारे क्या बन जाते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू। न्यूली स्टेब्लिश बिजनेस में ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। बेसिकली होता क्या है, एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है हमारा, जब नया बिजनेस खोलते हैं तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये बन जाता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस का बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट का एक साल तो मिलेगा नहीं, कई सालों तक मिलता है हमें। फिर आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमारी लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ये कैसे हो सकती है, मान लो किसी ने हमारी कंपनी पे केस कर दिया, अब केस की लायबिलिटी हमारे पे सर पे आ गई कि 5 लाख का क्लेम ठोक दिया उसने। अब 5 लाख रुपए हम देंगे या नहीं देंगे, कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया तो ये लायबिलिटी मैच्योर नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट में आ गया तो हमें ये देना पड़ेगा। बेसिकली ये लायबिलिटी हम शो नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, फुटनोट के रूप में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अधिकतर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ लो। जैसे बिल्डिंग खरीदी हमने गलती से, इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या हमने रिपेयर कराया उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। कार का हमने
रिपेयरिंग मेंटेनेंस पे लगाया, उसको कार की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो कई बार ये अकाउंटेंट गलती कर जाता है, रेवेन्यू को कैपिटल मान लेता है, कैपिटल को रेवेन्यू मान लेता है। तो इसके भी ट्रीटमेंट मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे कराऊंगा। फिर है सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सेल गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है, कई बार दुकानदार क्या करता है, कुछ सामान अप्रूवल पे बेचता है। अप्रूवल का मतलब होता है गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब है दुकानदार कहता है कि भैया आप सामान अगर आपको पसंद आया तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर लेना। मान लेते हैं प्रणव की गारमेंट्स की शॉप है और मैं अपने लिए शर्ट्स देखने गया, मुझे 3 शर्ट्स पसंद आई, लेनी तो मुझे एक थी, बट मैं तीनों ले लिए इससे। और मैंने कहा एक बार यार अपनी वाइफ को दिखा दूं, अगर उसे सही लगा तो, अगर उसने कहा नहीं क्या लिया है ये छपरी कलर, तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, प्रणव को बोला, प्रणव यार ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं आपको शर्ट वापस कर सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं आया। तो ये प्रणव कह रहा है ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगा तो रख लेना, नहीं तो मुझे वापस कर देना। अब मैं जैसी दुकान से निकला तो प्रणव ने इसे सेल ट्रीट कर दिया, तो ये गलती इसकी है, क्योंकि मैं इसको अगले दिन वापस भी कर सकता, ये सेल नहीं थी। तो इसने क्या कर दिया, उसको सेल मान लिया। इस केसेस में 3 जर्नल एंट्रियां पास होंगी, क्योंकि इसने सेल मान लिया होगा, तो सेल में से क्या हो जाएगा, इसने माइनस कर रखा है, प्लस कर रखा है, इसको माइनस करेंगे। डेप्टर्स प्लस कर रखे हैं, वो माइनस हो जाएंगे, और जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ये ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा, तो इसे प्लस करेंगे। इसका एक अच्छा ट्रीटमेंट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देन लास्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ऐसी ड्राइंग्स पे एक बिजनेस इंटरेस्ट लेता है। प्रोप्राइटर क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है, और जो फर्म है, जो हमारे बिजनेस है, वो इंटरेस्ट लेता है। तो फर्म के लिए इनकम है, यानी कि एक प्रोप्राइटर के लिए क्या हो जाती है, प्रोप्राइटर के लिए तो लॉस है तो कैपिटल माइनस हो जाएगी, लेकिन फर्म के लिए इनकम है तो कैपिटल प्लस भी हो जाएगी। तो एक बार माइनस होगी और एक बार प्लस। ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन ये इनकम है फर्म के लिए, तो कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में चली जाएगा, और कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, हमारे लिए नुकसान है, वो कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, तो उसका इंटरेस्ट भी रिड्यूस करेगा। और ऑनलाइन यूएसएस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हाँ कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब हो गया जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्रोप्राइटर दे रहा है, और प्रोप्राइटर ये हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में भी दिखा रहे हैं, तो इनकम हो रही है, तो इनकम होगी तो ऑटोमेटिक नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है ना। वैसे ट्रीटमेंट कहेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई अगर इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। शिवम, सब चीज क्लियर? चलिए, हाँ। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है, ये मान लेते हैं मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से कुछ नुकसान हो गया, उसका कंपनसेशन कंपनी में क्लेम ठोक दिया उसने 5 लाख का, अब कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो जीत जाता है एम्प्लॉय तो हमें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं जीत पाया तो हम क्यों देंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी है, मतलब वो है नहीं, वो इनर में आती है, आउटर में नहीं आती, लायबिलिटी साइड में एक फुटनोट के रूप में दिखी जाएगी। जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। और कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है, और थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलूनी सर के नाम से वहाँ पे डीएम करें, और यार वीडियो देखते हो तो उसको लाइक और कमेंट्स भी किया करो, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।